लोग क्लास 9 के हिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात पढ़ेंगे और हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे हमें सही से समझने के लिए सही तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इस चैप्टर का हम कुछ खास टॉपिक को यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं सोसाइटी ऑफ स्टेट। सोसाइटी ऑफ स्टेट ये जो बना, इसका बनने का वजह क्या है? ये सोसाइटी फ्रांस में बना था। इसका कहाँ से कदम शुरू होता है? इसका कदम सबसे पहले शुरू होता है रूस से। हुआ क्या था? रूस में 1789 को वहाँ पर कुछ आर्मी वाले घुस आए और उन लोगों के द्वारा आम जनता को ये गलत न्यूज़ दिया कि यहाँ पे आर्मी वाले जो है वो आम जनता को पीजेंट्स को मारने के लिए आ रहे हैं। तो पीजेंट्स जो थे वो भड़क उठे और वे रूस के गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के घुस गए, वहाँ पर हाथापाई करने लगे और वहाँ पे आर्म्स उठाने चले गए, वहाँ पे हाथापाई करने लगे। आर्म्स चुराने के लिए, गोला बारूद चुराने के लिए वे लोग वहाँ पर पहुँच गए। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे गोला बारूद को नष्ट भी किया और उसे चुराया भी ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। इस तरीके से ये जो लड़ाई रूस के एक सिटीज में, टाउन में शुरू हुआ था, ये धीरे धीरे देहाती एरिया में फैलता गया और ये लड़ाई धीरे धीरे एक पूरे कंट्री को कवर करने का काम शुरू कर देता है। इससे बहुत सारे नुकसान भी हुए और इसमें क्या क्या फैक्ट है, इसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए सबसे पहले आते हैं एजुकेटेड पीपल। क्यों एजुकेटेड पीपल आते हैं? क्योंकि अगर आप किसी बड़े रईस आदमी के पास चले जाएं और उसको कहेंगे कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो रईस जो इंसान आदमी है उन्होंने कभी पेट्रोल पंप पे गया ही नहीं है। वो पेट्रोल पंप पे ना कभी गया है, ना वो अपनी गाड़ी में खुद से पेट्रोल डलवाया। उससे क्या फर्क पड़ता है दाम बढ़े या घटे, उसको कोई मतलब नहीं है, तो उसका कोई भी जवाब नहीं आएगा। अगर अब उसी जगह हम चले जाएंगे एक गरीब लोगों के पास जो एक भीख मांगने वाला है, भिखारी है, उसके पास चले जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो भिखारी भी क्या बोलेगा, ना भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं गाड़ी, तो हम पेट्रोल कहाँ डालेंगे? तो ना ही गरीब लोगों को फर्क पड़ता है, ना ही अमीर लोगों को फर्क पड़ता है। फर्क किसे पड़ेगा? एजुकेटेड पीपल जो कि मिडिल क्लास में पाए जाते हैं। मिडिल क्लास के जो पीपल हैं उन्हें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है और इन सभी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मिडिल क्लास वाले सबसे पहले आगे आते हैं। और इसी तरीके की घटनाएं उस जगह पे फ्रांस में हुई थी। तो चलिए अब हम लोग उसको डिटेल से जानते हैं कि वो क्या ऐसी घटनाएं हैं और वो घटनाएं क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हमने सबसे लास्ट में लिखा है क्या? स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स। मैं इसे सबसे लास्ट में क्यों लिखा? तो इससे पहले ये आप जान लें कि ये जो स्टेट जो है ये 3 स्टेट है। ये यहाँ पे हम लोग जानेंगे 3 स्टेट, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड ये तीनों को कहा जाएगा थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्या है? जो कि पादरी लोग हैं, चर्च के फादर, या फिर जिसे कहा जाता है कि गॉड के बाद जिसे माना जाता है कंट्री गॉड, वो क्लर्जी ग्रुप में आते हैं, क्लर्जी स्टेट में आते हैं। दूसरा क्या है? नोबेलिटी, ऐसे लोग जो नोबेल जिसे मिला हुआ होता है, जो विख्यात होते हैं, मशहूर होते हैं, ये मशहूर लोगों का, फेमस लोगों का ग्रुप हुआ। और
तीसरा को मैंने खाली रखा है। तीसरा को मैं इसलिए खाली रखा है कि सारा काम यहीं से शुरू होता है, सारा कहानी जो है इनके द्वारा शुरू किया जाता है। तीसरे ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? तीसरे ग्रुप में आते हैं बिजनेसमैन, बिजनेसमैन एंड बिजनेसमैन के बाद हम एक तरह से वर्ड ले सकते हैं एजुकेटेड, एजुकेटेड पब्लिक, यानी ऐसे लोग जो कि एजुकेटेड है, यानी शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। अब एजुकेटेड पब्लिक में क्या हो सकता है? डॉक्टर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, etc और भी हो सकता है, बहुत सारे एजुकेटेड पीपल। तो इनके द्वारा ही सारा कहानी शुरू हुआ। और हर जगह कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कैसी प्रॉब्लम? जब अमीर गरीबी के बीच में जब तकाज़ा मचाया जाता है तो सबसे पहले ये मिडिल क्लास आगे आते हैं। उसके बाद क्या है? पीजेंट्स एंड आर्टिसन, ये भी थर्ड स्टेज के एक पार्ट है। उसके बाद क्या है? सबसे लास्ट में स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर्स और सर्वेंट्स, ये भी थर्ड स्टेज के लास्ट पार्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा ये ग्रुप को जो मैंने अलग अलग लिखा है इसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। हम लोग सेंटेंस को रखते, सेंटेंस बना रहे थे, इस तरीके से कुछ टर्म्स का फिगर बना करके भी हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे इसमें कौन सा टर्म्स होता है, टर्म्स का कैसे फिगर बनाएंगे? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट जो ग्रुप है सबसे लास्ट वाला ग्रुप, ना इसके पास जमीन हुआ करता। स्मॉल पीजेंट्स आम जनता होते हैं, लैंडलेस लेबर्स इस तरीके के ग्रुप में, इस तरह जो इस स्टेट में जो भी लोग थे उसे लैंडलेस लेबर मतलब उसकी कोई भी जमीन नहीं हुआ करती। सर्वेंट वो एक नौकर टाइप की जिंदगी को गुजारते थे। अब देखिए इससे ऊपर में क्या? पीजेंट्स, थोड़े कुछ जो जमीन हुआ करते थे उनके बाद वे लोग थे यहाँ पर। दूसरा इसमें आर्टिशियन, जो कलाकार टाइप के थे, जो महारत हासिल किसी भी एक एक्ट में या किसी दूसरे कैटेगरी में वो आर्टिस्ट टाइप के थे, या जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ऐसे लोग ये दूसरे वाले ग्रुप में थे। तो इन दो जो ग्रुप है, ये दो ग्रुप बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने पर विवश थे। और इस पर लुईस 16 जो है उनके जो कारनामे हैं इन दो ग्रुपों पर खास तौर से, इन दो ग्रुप स्टेट में जो है खास तौर से बहुत अच्छी प्रकार के रोशनी डालते हुए इस पर घातक नियम लगाया। अब वो घातक नियम कैसा है? वो घातक नियम ये है कि ये दो जो ग्रुप है इनके पास ना सही से रहने का ठिकाना, ना इनका खाने पीने का कोई सही से ठिकाना, लेकिन इन्हें ही सभी प्रकार की टैक्स देनी पड़ती है। जैसे कैलेंडरी को जो टैक्स जाता था, कैलेंडरी को जो टैक्स जाता था वो इन्हीं दो ग्रुपों से जाता था। कैलेंडरी के पास टैक्स जो जाता था वो इन दो ग्रुप से जाता था। और उस टैक्स को नाम हम लोग जानते क्या है? थिटीज। फ्रांस के लैंग्वेज में से हम लोग थिटीज कहते हैं। ये इन दो ग्रुप के द्वारा जाता है। दूसरा एक और अभी कैलेंडरी क्या बताते हैं? कैलेंडरी एक जो पादरी लोग हुआ करते थे, खुदा के बाद जिसे दूसरा भगवान माना जाता है, वही कैलेंडरी के रूप में उसके पास जो टैक्स जाएगा वो थिटीज के रूप में जाता था और ये लोग ही उस पर टैक्स देते थे। दूसरा क्या है? हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ भी इन्हीं दो ग्रुपों पर था, जो कि ये जो टैक्स था हेल्थ टैक्स, ये जाता था नोबेलिटी के पास, नोबेलिटी को देना पड़ता था टैक्स, और ये भी इन्हीं दोनों ग्रुपों को देना पड़ता था। एक और टैक्स था, ये तो इन दो ग्रुप का बात हो गया, दो स्टेट की बात हो गई।
ये जो एक एलर्जी को दे रहा है और एक किसको दे रहा है, नोबिलिटी को दे रहा है। दो प्रकार के टैक्स हो गए। एक और तीसरा टैक्स है, वो टैक्स ये है फ्यूडल ड्यूटीज। फ्यूडल ड्यूटीज, फ्यूडल ड्यूटीज में कौन कौन दे देते, तो फ्यूडल ड्यूटीज टैक्स है वो थर्ड स्टेट के तीनों ग्रुप से जाता था टैक्स। और जो थर्ड स्टेट के तीनों ग्रुप से जो टैक्स जाता था वो डायरेक्ट किसके अंदर जाता था, वो गवर्नमेंट के अंदर जाता था, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता था। इस तरीके से 3 टाइप्स के टैक्स देना पड़ता था सिर्फ और सिर्फ पर ग्रुप। अब देखिए कि जिसके पास सारा कुछ है, नोबिलिटीज में, एलर्जी में, जो अमीर लोग हुआ करते थे, उन्हें टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हीं से और उससे खून मतलब क्या है कि उसे निचोड़ा जा रहा है। जितना उसके बदले बच्चा कुछ खून है, उसको और ज्यादा घातक तरीके से उसको निचोड़ते जा रहा है। इस तरीके से ये जो ग्रुपों के जो लोग थे, इनमें से सबसे पहले आएंगे एजुकेटेड पीपल। ये आकर के क्या बताते हैं कि हमसे जो टैक्स लिया जा रहा है वो हमारे पास कुछ ना रहते हुए भी हमसे बिना मतलब का टैक्स लिया जाता है, जबकि उन लोगों के पास सारा कुछ है। और इस तरीके से हमें 3 प्रकार से 3 पार्ट में बांट करके टैक्स को देना पड़ता है। और इन्हीं एजुकेटेड पीपल में से कुछ पीपल थे, उन लोगों ने एक नया सिस्टम को ला करके रखा, जिसे हम लोग कहते क्या है, ब्लैक मनी। वो ब्लैक मनी आज हम लोग वर्ड सुनते हैं ब्लैक मनी, ये सोच अगर समझिए तो सोचिए तो ये ब्लैक मनी का सिस्टम, इसीलिए ब्लैक मनी यानी छुप रहा है। इसी रुपया को हम लोग छुपाने की जरूरत पड़ती है मिडिल क्लास वाले को, ये इसीलिए छुपाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हर तरफ से मारा जाता कौन है, मिडिल क्लास या आप जनता। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपना जो क्या करता है मनी का सालाना जो सैलरी है उसको वो छुपा करके रखता है, उसको वो गवर्नमेंट को नहीं दिखाता है ताकि उसको बच सके, जो कि एक गलत है। हमें देना चाहिए टैक्स, हमें टैक्स से बचना नहीं चाहिए ताकि उसी टैक्स से हमारे जो कंट्री में जो दूसरे वर्क हो रहे हैं उसमें सहायता मिले। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि 3 स्टेट 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में जो पीसेंट्स थे, जो लोग थे, जो 3 स्टेट में 3 वर्गों में बटे हुए थे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट बिजनेसमैन, एजुकेटेड पब्लिक। और पीसेंट्स, आर्टिसियन, स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंट्री, आप फ्रांस की बात कुछ देर के लिए सोचना बंद कर दें, अपने इंडिया की बारे में सोचो थोड़ा सा। हमारे इंडिया जो कंट्री है, यहाँ लोग बसते हैं कहाँ, गांव में बसते हैं, विलेज में। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी 80% आबादी किसान, खेती करने वाले मजदूर हैं, लेबर है। इसी तरीके से उस वक्त भी फ्रांस में 90% आबादी मजदूरों की हुआ करती थी। 90% आबादी मजदूरों की हुआ करती थी। और उन्हीं मजदूरी करने वाले लोगों को जो वो दूसरे की जमीन पर मजदूरी करते थे और उन्हीं मजदूरों से, मतलब उनके पास अपनी जमीन भी नहीं है और उन्हीं से टैक्स भी लिया जाता है। और जिनके पास अपनी जमीन है उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। तो इस तरीके की भावनाएं जब पैदा होने लगी और फिर 1774 को लुईस 16 के द्वारा 20 साल की उम्र में जब उन्होंने गद्दी पर बैठा तो उस वक्त फ्रांस का जो हालत था वो बहुत ही बिगड़ा हुआ हालत, बहुत ही खराब हालत था। किस
इस तरीके की हालत, यानी लुईस 16 के गवर्नमेंट में उनके खजाने पूरे खाली हो चुके। क्यों खाली हो चुके थे? खाली होने का कुछ वजह ये है कि वार जो हुआ करता था, वार में जो लड़ाई में जो रुपया पैसा लगता था, रुपया लगता था या खाने का जो लगता था, फूड शॉर्टेज होता था, उन सभी चीजों में सारा कुछ समाप्त हो जाता था। लॉन्ग टर्म वार, सबसे लंबी लड़ाई लड़ी गई, इनकी जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके कारण वे खाली हो गए। दूसरा क्या था? दूसरा रीजन 13 अमेरिकन कॉलोनीज, ब्रिटेन के द्वारा किए हुए कब्जे 13 कॉलोनी को लुईस 16 के द्वारा खाली कराया गया था। तीसरा क्या है? पैलेस ऑफ वर्सलीज, यानी जो राजमहल है वर्सलीज, ये इतना बड़ा राजमहल था जहां पे हजारों नौकर, हजारों सर्वेंट काम क्या करते थे, खाना उनका और उसके जो डेकोरेशन में जो खर्च हुआ करता था, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाखों हफ्तों में दिन में मामले खर्च हुआ, दिन में लाखों खर्च हुआ करता है। तो ये भी रुपया कहा जाएगा, वही आम जनता के पास से रुपया लेता था और ये सभी जगह पर इसलिए खर्च हुआ। लास्ट 8% ऑफ लोन, अब वो जो कर्ज लिए हुए थे पहले से, जो कर्ज लिए हुए थे लड़ाई लड़ने के वक्त, अब वे रुपया को दूसरी जगह से मंगा रहे और फिर इधर लगा रहे हैं, यानी 10% लोन के लिए वो खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से उनके पास तो बचता कुछ भी नहीं था, इस तरीके से उनका खजाना खाली होता गया। अब जब उनका खजाना जो खाली होता गया तो उन्होंने एक आम जनता से ये चीज वसूली करने के लिए क्या किया? टैक्स का सिस्टम को ले लिया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग टॉपिक सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में जानेंगे। ये सबसिस्टेंस क्राइसिस है क्या? ये एक ऐसा घातक रूप धारण करते हुए आम जनता पर बरसा कि वहां फ्रांस के आम जनता नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी हिल गए। इसका जो काम शुरू होता है ये बहुत ही घातक तरीके से होता है। वो वजह ये था कि हम लोग डेली खाते हैं और वो खाना डेली बनता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं फ्रांस की आबादी 1715 में 2.5 करोड़ थी। 1789 में इसकी आबादी कितनी हो जाती है? 2.8 करोड़। आफ्टर सम इयर्स ये 3 करोड़ आबादी हो गई। इससे क्या समझते हैं कि डेली आबादी, प्रतिदिन आबादी जो बढ़ रही है, उस आबादी को भरपाई के लिए वे सही तरीके से भोजन को जुटा नहीं पाते। इसका भी एक खास वजह कारण ये है कि जो जमीन पर खेती करने वाले किसान थे उसकी तो अपनी जमीन होती नहीं, मालिक जो उस पर जो खेती करवाते थे वो सही तरीके से उसको मुआवजा देते नहीं। इस कारण से वो फसल लगते नष्ट हो जाती है। पहला। दूसरा प्रॉब्लम, कारखाने में जो मजदूर काम कर रहे थे, उन काम करने वाले मजदूर थे वो तो अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं, वो डेली अपना मतलब कि सामान भोजन बन तैयार हो रहा है, खाने पीने का सामान, लेकिन उधर आबादी नहीं बढ़ रही। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भोजन की जो मात्रा है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये जो आबादी बढ़ रही है, भोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, जब वो मात्रा भोजन की धीरे धीरे बढ़ रही है उसके साथ साथ उसका प्राइस भी आबादी के हिसाब से बढ़ रहा है। प्राइस किस हिसाब से बढ़ रहा है? भोजन के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। प्राइस जो है दाम उसका बढ़ रहा है आबादी के हिसाब से बढ़ रहा है। इस तरीके से वो दाम ज्यादा होने के कारण
आम जनता थे उसे सही से खरीद नहीं पाते थे, जिस कारण से उसे भूखे रहना पड़ता था। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल जानते हैं। ये 18th सेंचुरी की बात है, जब फ्रांस का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। फ्रांस का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ फूड, भोजन की जो उपज है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। पॉपुलेशन के हिसाब से उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, लेकिन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन, भोजन का जो प्राइसेस का दाम था रोज शार्पली, बहुत ही तेजी से वे बढ़ रहे थे। ऑल्सो राइज इन वेज couldn't keep pace with the rise in food prices। मतलब क्या, मजदूरों के पास उतने रकम नहीं जुट पा रहे थे कि वो जो प्राइस का जो भोजन है, बहुत महंगा भोजन, उसे वो सही तरीके से खरीद पाए, जिस कारण से क्या होता है, ये एक फिर से अमीरी गरीबी की बात आना शुरू होगी, और जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर भी अमीरी गरीबी के कारण यहाँ पर दो गुटों में वार होता है, छोटी मोटी बातें होती है, नोकझोंक होती है। ये डेट याद रखना है कि 1715 में 2.5 करोड़ आबादी थी फ्रांस की, और 1789 में 2.8 करोड़ आबादी थी कहाँ की, फ्रांस की। ये सारी बातें हम लोग अभी फ्रांस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर के कुछ खास बात और जानते हैं। इस चैप्टर में खास बात ये हम लोग जानते हैं, मिडिल क्लास। हमने देखा था स्टेट जो बनाए गए थे उसमें एक था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के जो लोग थे वो एजुकेटेड पीपल थे, इनके द्वारा सभी चीज़ों को समझने की, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की, जो उस पर निरंकुशता दिखा रहा है, उस पर कुछ फोर्स कर रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको समझने की में सलाहियतें थी, क्योंकि एजुकेटेड थे, जानते थे, सोच समझ सकते थे। तो ऐसे ही कुछ खास बात हमको यहाँ पर जानेंगे कि 18th सेंचुरी ओवरसीज बिजनेस एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज, यानी 18वीं सदी में क्या होता है, एक दो काम क्या, बिजनेस, ओवरसीज बिजनेस जो ट्रेडिशन थी उसमें बढ़ोतरी हुई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज, गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज भी हुई, आबादी के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हुई। दीज टू फैक्टर्स कंसोलिडेटेड द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास, यानी ये जो दो फैक्टर बताया मैंने, ओवरसीज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इनके जो कारण इनके मिडिल क्लास में कुछ बदलाव, इकोनॉमिक के में कुछ बदलाव। थर्ड स्टेज प्राइमरली कंसिस्टेंट ऑफ एजुकेटेड, यानी तीसरे जो स्टेट है उसमें सारे क्या है, एजुकेटेड पीपल हु क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यानी ये जो फ्यूडल सिस्टम था, जो बताया गया फ्यूडल सिस्टम है, गवर्नमेंट को देना पड़ा, उस फ्यूडल सिस्टम को समाप्त करने के लिए एजुकेटेड पीपल आ गए। अब देखिए दो जॉन जैक्स एंड जीन जैक, इनके द्वारा एक बुक में इन्होंने अपने बुक में लिखा टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने लिखा कि जो राजा थे उस वक्त लुइस 16, उनका किस तरीके से निरंकुश प्रहार बड़े छोटे आम जनता पर किया जा रहा था, वहाँ की जनताओं पर किया जा रहा था, इनके बारे में उन्होंने उनके सिद्धांत को बताया कि वो किस तरीके से वहाँ पर के रह रहे लोगों को क्या करते हैं, निचोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे बचने, उसके बारे में बताया, और उसकी और भी व्याख्याएं बताई ताकि लोग समझ सके और अपनी आवाज को ऊंचा उठा सके, और वो अपने लिए सही तरीके की बात को ये कर सके, मना सके। इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड इतने जो क्लास में इसके रिलेटेड
रिलेटेड आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।